Hello students, 11th class history, an empire across three continents, पेज नंबर 62, 63। ये आज हम करेंगे। इसमें क्या है, इस टाइम मीन सेकेंड सेंचुरी के आसपास रोमन एम्पायर अपने पिक पर था। रोमन एम्पायर वो पार्ट जहां उसका डायरेक्ट रूल था। समझने की कोशिश करना। एशिया, वेस्टर्न पार्ट, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ क्या है, रोमन एम्पायर जहां उसका डायरेक्ट जो है रूल चलता था, डायरेक्ट रूल था, जो वो एरिया जो पूरा उसके अंडर में था, वो कौन सा था? इंग्लैंड का ये जो पार्ट है, स्कॉटलैंड, ये यहाँ से अर्मेनिया तक। अब यहाँ अर्मेनिया से लेकर के ये सारा डेजर्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ये मान के चलो कि ये किसका पार्ट है? रोमन एम्पायर का वो पार्ट है जहाँ रोम से सीधा रूल चलता था। इसके साथ साथ रोमन एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका कुछ ऐसे स्टेट थे जहां डायरेक्ट रूल नहीं था। वो इंडिपेंडेंट स्टेट तो थे, बट वो किंगडम कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के ऊपर डिपेंड थे। वो कौन से थे? वो ये थे, आजकल जो है आज का सीरिया, जो है ना सीरिया, फिलिस्तीन, अरेबियन कंट्री, यानी यूफ्रेट रिवर के वेस्ट में एशियन कंट्री। इनको हम क्या बोल सकते हैं? नियर ईस्ट। रोमन एम्पायर के ईस्ट में मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, उसको क्या बोला जाता है? नियर ईस्ट, यानी निकटवर्ती पूर्व। और ये जो इंडिपेंडेंट, जो ये डिपेंड स्टेट हैं, जो डायरेक्ट रोमन एम्पायर के अंडर में नहीं है बट डिपेंड हैं, किसके ऊपर? रोमन एम्पायर के ऊपर। उन डिपेंड जो स्टेट हैं, उनसे रोम के एम्पायर को, यानी रोम एम्पायर को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता था, क्योंकि ये स्टेट बहुत ही प्रोस्पिरियस थे। अब हम एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हेराड एक कोई स्टेट है। हेराड स्टेट से पर ईयर इनकम जो है वो 54 लाख दिनारियस थी। कितनी दिनारी थी? 54 लाख दिनारियस। किसके इक्वल हो गई? 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड। 125, ये कह लीजिए 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर हेराड स्टेट से किसको इनकम हो रही है? रोमन एम्पायर को। तो इस तरह यहाँ बहुत सारे स्टेट थे, बहुत सारे किंगडम थे जो रोम के ऊपर डिपेंड थे। वो रोम को टाइम टू टाइम जो है टैक्स पे करते थे। यहाँ पर दिनारियस क्या है? एक सिल्वर क्वाइन है जिसका वेट 4.5 जो है ना 4.5 जो है ना ग्राम का एक प्योर सिल्वर क्वाइन है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर रोम कहाँ है? ये एक आज का कंट्री इटली है, ये रोम है। इटली को छोड़कर जितने भी रोम एम्पायर में जो एरिया थे, क्षेत्र थे, उनको सभी को स्टेट में बांट रखा था। किस में बटे हुए थे? स्टेट में। और इटली को, प्रेजेंट डे इटली को समझो, इटली को छोड़ करके सभी से यहाँ पर जो है ना रोम के लिए टैक्स जाता था, टैक्स लिया जाता था। रोमन एम्पायर इतना बड़ा था, मैं आपको फिर बता दूं कि स्कॉटलैंड से अर्मानिया और ईस्टर्न यूफ्रेट रिवर के वेस्ट में और सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा ये एम्पायर था
इस एम्पायर को उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया, क्योंकि आज जैसी कोई गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के जो रिसोर्स हैं वो डेवलप नहीं थे, और इतना बड़ा एरिया था। सेकंड सेंचुरी के आसपास उनकी पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास थी। तो ये शासन, ये रूल वो कैसे चलाते होंगे, यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। सुनो, सेकंड सेंचुरी के आते आते और थर्ड सेंचुरी तक आते आते कुछ ऐसे सिटी स्टेट बन गए, लाइक कार्थेज जो मेडिटेरियन सी पर है यूरोप में, ये जो है अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट कंट्री में आज, ये जो क्या है एंटियोक जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में है। अब ये ऐसे सिटी स्टेट बन गई। अब इनके आसपास का ये एरिया, ये क्षेत्र जो है ना, इसी का हो गया। यहाँ से ये अब पूरे एरिया पर जो ना शासन करने लग गई। यानी एक सिटी बन गया, सिटी में उसके आसपास का जितना भी गांव है, एरिया, छोटे शहर उसके अंडर में आ गई। यहीं से इन सिटी स्टेट से जो है ना अब क्या होने लग गया, यहाँ प्रशासन का काम, यहाँ रूल का काम चलने लग गया। सेकंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी तक आते आते जो इटली के जो सेनेटर थे उनकी संख्या कम होती चली गई, यहाँ सेनेटर की संख्या यहाँ से बढ़ती चली गई। अब इस तरह फिर भी थर्ड सेंचुरी तक इटालियन डोमिनेट करते रहे, बट थर्ड सेंचुरी के लेट तक जो लोकल प्रोविंसेस हैं, स्टेट हैं, वहाँ से सेनेटर्स की संख्या बढ़ती चली गई, यानी एलिट पर्सन वहाँ से ज़्यादा आने लग गए। अब सेनेटर में माइनॉरिटी में आ गए थर्ड सेंचुरी के लेट तक कौन, इटालियन पीपल। अब जो किंगडम, लोकल किंगडम है, वो जो अमर्ज होकर के आए हैं, वहाँ से सेनेटर्स की संख्या बढ़ने लग गई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर एक जो ना रूलर है गैलिनस जो है ना, वो 253 के आसपास वो रूलर बना था। उसने जो है ना सेनेटर में इटालियन लोगों की संख्या कम कर दी और स्ट्रिकेट कर एक तरह से उनको बाहर कर दिया, और ताकि ये कमांडर न बने, क्योंकि सेनेटर के जो पीपल थे, मेंबर थे, वो कमांड भी संभालते थे किसकी, मिलिट्री की। तो इस तरह उसने इन लोगों को बाहर कर दिया। अब इन लोगों को भी सिटीजनशिप मिल चुकी थी। अब ये थर्ड सेंचुरी लेट तक ये माइनॉरिटी में नहीं, मेजॉरिटी में आ चुके थे। इस तरह थर्ड सेंचुरी लेट तक जो है ना इटली जो है ना अपनी इकोनॉमिकली, हम कह सकते हैं पॉलिटिकली, अपनी जो है ना दोनों तरह से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खोता चला गया। और थर्ड सेंचुरी के बाद तो हम क्या पढ़ते हैं, क्राइसिस। इसका एक रीज़न यही था कि लोकल स्टेट अमर्ज होकर के आ गए। अब रोम से सब कुछ नहीं चलता था। अब यही देखो, यहाँ पर जो है यहाँ के मैजिस्ट्रेट होने लग गए, यहाँ पर सिटी काउंसिल होने लग गई, यहाँ के अपने गवर्नर होने लग गए, यहाँ के अपने एडमिनिस्ट्रेटर होने लग गए, सैनिक कमांडर यहाँ से आने लग गए। तो अब इटली जो एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था रूलिंग का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। इस तरह यहाँ पर जो विलेज हैं, गांव हैं, ये गांव और शहर का आपस में संबंध बना रहता था। डॉक्टर गैलन क्या कहते हैं कि गांव का और शहरों का आपस में जो ना संबंध होता था। कैसे होता था, शहर जो है ना वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते थे, गांव में जो भी टाइम टू टाइम सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स होती थी वो ले आते थे, और बाद में बेचारे जो फार्मर है, किसान, उनके पास खाने के लिए वो कहते हैं कि जो है ना रूट्स, फ्रूट्स, बार्क, लीव्स, पत्ते, स्ट्रास, घास, ये खा करके ग्रामीण अपना काम चलाते थे। रोमन एम्पायर की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि रोमन एम्पायर के लोग जो है ना यूनिवर्सल बात करते थे। ऐसा जब ईरान के रूलर ने करना चाहा तो वहाँ के प्रीस्ट लोगों ने उनके अगेंस्ट एजिटेशन छेड़ दिया। एक रोमन एम्पायर के अंदर में एक कैलेंडर क्या बताता है कि रोमन एम्पायर के लोग 365 डेज में से
166 डेज जो है ना किसी न किसी फेस्टिवल के साथ जोड़कर देखते थे, अपना इंजॉयमेंट करते थे। तो आज का अपना ये टॉपिक पेज नंबर 62 63 टॉपिक था एन अर्ली एम्पायर। इससे रिलेट मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।